जस्ट इमेजिन तुम पिछले 8 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारी उम्र 28 से 30 साल है और ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है। तुम्हारे सब यार दोस्त अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और सबकी शादियां हो रही हैं, पर तुम इन सब की परवाह किए बिना दिन रात सिर्फ पढ़ रहे हो ताकि तुम आईएएस बन सको और अपने माँ बाप के ऊपर से वो कर्ज उतार सको जो उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए लिया था। और बदकिस्मती से तुम इस बार फिर फेल हो जाते हो। निराशा के उस मंजर में जहन में सिर्फ एक सवाल आता है, अब आगे क्या? वेट, ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, ये उन 10,99,000 बच्चों की असलियत है जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, बस इसी उम्मीद में कि इस साल नहीं तो अगले साल यूपीएससी पक्का निकल जाएगा। और इनका यूपीएससी निकले चाहे ना निकले, ये आईएएस बने या ना बने, ये पैसा कमा पाए या ना कमा पाए, पर इन सब की वजह से कोई है जो धांधलीबाजी करने के बावजूद बहुत ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं, और वो है हमारी कोचिंग इंडस्ट्रीज। अब आप ये सोचोगे, अगर इतनी ही धांधलीबाजी है कोचिंग इंडस्ट्रीज में तो सरकार इन पर रोक क्यों नहीं लगाती? इसकी भी बात करेंगे। आओ पहले जानते हैं आखिर ये यूपीएससी आया कहां से। तो ये बात तब की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया। उस समय सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट रैंडमली लोगों को चुनकर करी जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन रैंडम चुने हुए लोगों को पढ़ने के लिए हेलेनबरी कॉलेज लंदन भेजा करती थी, और वहां से पढ़ने के बाद जो लोग वापस आते थे वो लोग हमारे देश की सिविल सर्विसेज में शामिल हो जाते थे। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 1854 में थॉमस ब्रैबिंगटन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट रैंडमली नहीं बल्कि मेरिट बेस करनी चाहिए, जिससे हमें अच्छे कैंडिडेट्स मिल सकेंगे। इस प्रस्ताव को मानते हुए 1855 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिविल सर्विसेज के लिए एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था इंपीरियल सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये एग्जाम लंदन में कंडक्ट करवाया गया। इस एग्जाम में 18 से 23 साल के मेल कैंडिडेट्स ही अलाउड थे, और इस एग्जाम का सिलेबस पूरा यूरोपियन क्लासेस पर बेस्ड था, जिस वजह से भारतीयों के लिए एग्जाम क्लियर करना काफी टफ था। फिर भी 1864 में श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर, श्री रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई इस एग्जाम को क्लियर करने वाले पहले भारतीय बने और सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया। फिर अगले 50 साल तक हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यह अपील करते रहे कि इस एग्जाम को भारत में कंडक्ट कराया जाए। वर्ल्ड वॉर 1 के समय मॉन्टेग्यू क्लैमफोर्ड ने यह कहा कि एग्जाम भारत में ही कंडक्ट कराया जाए ताकि ब्रिटिशर्स के लिए ये कंट्री को रन करना आसान हो। फिर भारत में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। फिर पहली बार इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम भारत में कंडक्ट कराया गया। यह एग्जाम 1922 तक सिर्फ इलाहाबाद में कंडक्ट होता था, उसके बाद से दिल्ली में भी कंडक्ट होने लगा। फिर देश की आजादी के बाद 1947 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, और आईसीएस मतलब इंपीरियल सिविल सर्विसेज का नाम बदलकर आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। यह तो रही यूपीएससी के इतिहास की बात। आओ अब बात करते हैं ये कोचिंग इंडस्ट्रीज कैसे पैसे छापने की मशीन बन गई है। तो ये बात है 2017 की। 2017 में करीब 10-11 लाख बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, और जिसमें से सिलेक्ट हुए कुल 990 बच्चे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अपना प्रचार करने के लिए फर्जी नंबर अखबार में छपवा दिए। जैसे डीएलएस इंस्टीट्यूट ने कहा उनके यहाँ से 244 बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया। वहीं वजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट ने कहा उनके यहाँ से लगभग 400 बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया, और चाणक्य इंस्टीट्यूट ने कहा उनके यहाँ से 355 बच्चे सिविल सर्विसेज पे सिलेक्ट हो गए। जब इन नंबरों को जोड़ा गया तो पता लगा इनके हिसाब से 999 बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया, और असल में 990 बच्चे यूपीएससी क्लियर कर पाए, मतलब 9 बच्चे ज्यादा। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ही नहीं किया होगा। अब आप सोचो कितनी बड़ी धांधलीबाजी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा ऐसे ही अपना प्रचार करने के लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी छाप देते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि इन्होंने यूपीएससी का पैटर्न क्रैक कर लिया है। जैसे ये बोलते हैं कि इनके पास ऐसे स्पेशल कोर्सेज हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप यूपीएससी पक्का क्लियर कर लोगे। मतलब ये गारंटी तक दे देते हैं आपको कि आप यूपीएससी पक्का क्लियर कर लोगे, पर असलियत क्या है वो आप सबके सामने है। 2018 के यूपीएससी टॉपर मिस्टर अरुणदीप ने कहा जब तक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीएससी का पैटर्न क्रैक करते हैं तब तक यूपीएससी अपना पैटर्न ही चेंज कर देता है। तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई यूपीएससी का पैटर्न क्रैक कर ले। यही सब झूठ फरेब बोलकर और बहुत सारी धांधलीबाजी करने के बाद
ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे लाखों रुपए लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। अब आप ये सोचोगे, अगर इतनी ही धांधलेबाजी है तो सरकार इन सब पर रोक क्यों नहीं लगाती? आखिर सरकार का क्या फायदा है इसमें? तो मेरे दोस्त, सरकार का बहुत फायदा है इसमें। फायदा नंबर 1, नीट फिनोमिना। ये MBBS वाला नीट नहीं, इस नीट का मतलब है नोट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब वो लोग जो किसी भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या किसी जॉब में इन्वॉल्व नहीं है, या मान लीजिए वो लोग जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भारत में इस नीट कैटेगरी में लगभग 30% यूथ अप्लाई करता है, जो कि अगर हम कंपेयर करें किसी डेवलप्ड नेशन से तो ये बहुत बड़ा नंबर है। किसी डेवलप्ड नेशन में ये नंबर सिर्फ 5 से 10% है। ये नीट फिनोमिना में 30% अप्लाई करने वाले बच्चे बाकी और पढ़े लिखे लोगों की तरह सरकार से नौकरी की डिमांड नहीं करते, जिस वजह से सरकार को ज्यादा जॉब जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है, जिससे सरकार को बहुत फायदा होता है। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के हिसाब से भारत में 42.3% यूथ अनएम्प्लॉयड है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम इसमें ये नीट कैटेगरी में अप्लाई करने वाले लोग भी ऐड कर दें तो सोचो ये नंबर कहाँ तक जाएगा। अब बात करते हैं फायदा नंबर 2, फाइनेंशियल गेन्स। हाँ जी, पैसा। कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसका सालाना रेवेन्यू लगभग 3000 करोड़ है, जिस पर सरकार 18% GST चार्ज करती है, यानी कि 540 करोड़। अब आपको ये 540 करोड़ को बहुत बड़ा नंबर नहीं लग रहा होगा, पर सरकार सिर्फ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टैक्स से एक राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकती है। तो सोचो ये कितना पैसा है। चलो ये सब बातें तो हो गई, अब वापस आते हैं पहले सवाल पर। अब आगे क्या? 99% स्टूडेंट्स के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, और मुझे पता है तुम्हारे पास भी नहीं होगा, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में यही सिखाया जाता है कि इस साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल तुम्हारा एग्जाम जरूर निकल जाएगा, और यही अगले साल करते करते कब लाइफ के 7-8 साल बीत जाते हैं पता भी नहीं लगता, और हमें सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि अगर ये एग्जाम ना निकला तो हम क्या करेंगे। पर प्लान बी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गीता गोपीनाथन जी। गीता गोपीनाथन जी IMF की पहली इंडियन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन इस पोजीशन पर आने से पहले वो भी एक UPSC एस्पिरेंट थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते समय सिर्फ IAS की प्रिपरेशन करने के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिया, पर उन्हें बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया कि उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है। उस समय गीता जी ने IAS की प्रिपरेशन छोड़कर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना सही समझा, और उनका प्लान भी आज आपके सामने है। तो एंड में मेरा तुम्हें यही सजेशन है कि तुम्हारे पास प्लान बी होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट्स नॉट एन एंड एंड इट्स नेवर बी। तुम चाहो तो अपने यूनिक आइडिया से दुनिया में रेवोल्यूशन ला सकते हो, और इसके लिए तुम्हें कोई एग्जाम भी नहीं देना होगा। बस मेहनत से मत करो, कीप हसलिंग एंड कीप ग्राइंडिंग। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो अपने दोस्तों को एंड सब्सक्राइब।